ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो इस बार यूपीपीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं। इसमें आज मैंने ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन लिया है, उसको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है इसको। और पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे इसके आंसर, कैसे शुरुआत होगी, कैसे मुख्य भाग लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे और उसके बाद कंक्लूड कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि सुनामी की विशेषताओं, कारणों एवं प्रभावों का विवेचन प्रस्तुत कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी विथ एग्जाम्पल। उदाहरण के साथ बताना है सुनामी के विशेषताएं, कारण और प्रभाव को। ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मींस 2024 का। ये 12 मार्क्स में पूछा है और 200 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ना ये जान लेते हैं कि सुनामी होती क्या है। जैसे ये चित्र देख रहे हैं, अभी इसमें देखिए कि इसमें कुछ वेव्स बन रही हैं। ये वेव्स ऐसे जा रही है ओशन पर, ये ओशन का सरफेस है, सरफेस ऑफ ओशन, और ये ऐसे वेव्स जा रही हैं, ऐसे वेव्स जा रही हैं। यहाँ पे जहाँ पे जल उठ रहा है उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रेस्ट, CREST। जो सबसे निचला भाग है उसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। और दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं लैम्डा या वेवलेंथ, लैम्डा या वेवलेंथ। और क्रस्ट के एक भाग, जैसे यहाँ पे क्रस्ट के एक भाग की ऊंचाई को बोलते हैं सी सरफेस से क्रस्ट के एक भाग की ऊंचाई। जैसे ये क्रस्ट है पूरा और इसके या ये सी सरफेस है और इसके एक भाग की ऊंचाई को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये ओशियानिक वेव की बात हो रही है, ओशियानिक वेव में, क्योंकि हम इसको वेव के फॉर्म में देखते हैं। और अब बात आती है सुनामी की। सुनामी, TSUNAMI, सुनामी। ये बहुत छोटी सब जानते हैं कि ये सुनामी, TSU जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर, हार्बर या पोर्ट, या पोर्ट मतलब एक तरीके से बंदरगाह, और दूसरा नामी मतलब वेब्स। तो ऐसी वेब्स जो तट की तरफ आए, ऐसी वेब्स तट की तरफ आए उसको बोलते हैं सुनामी। यहाँ पे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो लहरें हैं, यहाँ पे जो वेव्स धीरे धीरे चल रही हैं, इनकी हाइट तो बहुत कम है, लेस देन 1 मीटर है, लेस देन 1 मीटर होती है। कहाँ पे? डीप ओशन में। डीप ओशन में इनकी हाइट, जो मतलब खुले क्षेत्र में, खुले ओशन में, डीप ओशन में इनकी हाइट 1 मीटर से भी कम होती है। इवन इनको जो वहाँ पे वेसल्स होते हैं, जो जलयान होते हैं, वो भी फील नहीं कर पाते कि समुद्र में हलचल हो रही है। तो इनकी हाइट 1 मीटर है। इनके नीचे मतलब काफी डीप वाटर ऐसे रोल करता रहता है, ऐसे रोल करता रहता है। इसी कारण लहरें जनरेट होती हैं। जैसे जैसे तट की तरफ बढ़ती हैं, वाटर रोल करता रहता है नीचे, काफी नीचे तक, कई किलोमीटर नीचे तक, यहाँ तक। और जैसे जैसे ये लहरें तट की तरफ बढ़ती हैं, इनकी हाइट, ये जो एम्पलीट्यूड है क्रस्ट के एक तरफ का भाग काफी बढ़ जाता है। जहाँ पे 1 मीटर था, जहाँ पे 1 मीटर डीप ओशन में, अभी 10 से 15 मीटर, 20 मीटर तक हो जाता है यहाँ पे ओशन तट के पास। इसको बोलते हैं शोलिंग इफेक्ट, SHOALING, शोलिंग इफेक्ट। अभी हम एक अलग चित्र में देखेंगे सोलिंग इफेक्ट क्या है। सोलिंग इफेक्ट ये है कि कैसे जो 1 मीटर से नीचे की भी जो क्रेस्ट वाली, एम्पलीट्यूड वाली जो लहरें हैं, वो तट की तरफ जा करके 10 से 15 मीटर, 20 मीटर भी ऊंची हो जाती है जब तट के करीब पहुंचती हैं। इसको बोल इसीलिए सुनामी ज्यादातर खतरनाक हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखें, पहले सोलिंग इफेक्ट देख लेंगे फिर कारणों की तरफ जाएंगे। जैसे ये ओशन सरफेस है, ओशन सरफेस है। अब यहाँ पे सुनामी, अब ये लहरें जा रही हैं ऐसे धीरे धीरे करके, ये, और जहाँ जब ये सागर के मतलब कोस्ट के करीब जाएंगी, यहाँ पे फ्रिक्शन मिलेगा, यहाँ गहराई कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन मिलेगा। तो ये पूरा लहरें रोल नहीं कर पाएंगी, पूरा लहरें रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसे घूम नहीं पाएंगी। तो ये क्या होगा कि ये एक तरह से रेसिस्ट करेगा, उसको रोकेगा। ये जो गहराई कम हो जाती है सागर का तट, उसको रोकेगा।
तो अब क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये लहरें आ तो उसी संख्या में रही हैं बराबर, मतलब वेवलेंथ उसी संख्या में बराबर आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगी। मतलब कि जो वाटर है, यहाँ पे जो लहरें हैं यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगी धीरे धीरे। अब फिर ये वाटर पहले पीछे जाएगा, मतलब घर्षण के कारण रुकेगा, फिर ये पीछे जाएगा, घर्षण के कारण रुकेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो और ऊंचाई बढ़ जाएगी इसकी। जैसे मान लीजिए ये पाइप है, अगर यहाँ पे सेम स्पीड से पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसके निकलने का जो रास्ता धीरे धीरे थोड़ा ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा एग्जर्ट हो जाएगा। तो इसी कारण अब यहाँ से लहरें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस के कारण धीरे धीरे ब्लॉक हो रही हैं। तो अब जब ये अचानक से आएगा तो काफी ऊंचाई से बढ़ जाएगा। इसी तरह जैसे पानी अभी अचानक से अगर इसका ओपन खुलेगा तो काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। यही होता है जब ये तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ पानी हम उसी फेज में भेज रहे हैं, फोर्स वैसा ही है, और नंबर ऑफ जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो तो सेम है, मतलब उसी संख्या में लहरें आ रही हैं। तो अचानक से जब ये तट के पास पहुंचती हैं तो पहले पीछे आती हैं रेजिस्टेंस के कारण, फिर ये तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनका एम्पलीट्यूड होता है जो बहुत बढ़ जाता है, और ये बाद में बहुत ही डेंजरस हो जाती हैं, किसके लिए, हार्मफुल हो जाती हैं जो वहाँ पे ह्यूमन होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसको बोलते हैं शोलिंग इफेक्ट, शोलिंग इफेक्ट ऑफ ओशन वेव्स और सुनामी, यही सुनामी है। और दूसरा एक और क्वेश्चन, एक और इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये उत्पन्न कहाँ पे होती हैं। तो ज्यादातर ये उन क्षेत्रों में होती हैं, ऐसे ऐसे एरिया, दो एरिया जहाँ पे दो प्लेटें सबडक्ट करती हैं, सबडक्शन के नीचे, जहाँ दो प्लेटें सबडक्ट करती हैं, सबडक्शन। जैसे ये प्लेट 1 है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, स्थलमंडलीय प्लेट है, और स्थलमंडलीय प्लेट स्थनोस्फेयर पर जो दुर्बलता मंडल है उस पर चलायमान है। तो चलते चलते ये क्या करती हैं, सबडक्ट करती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आना शुरू कर देती है। तो ये वाटर सरफेस है यहाँ पे। अब जब ये प्लेटें सबडक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी रिलीज होगी तो अब ये जल का कॉलम काफी काफी ऊपर जाएगा, ऐसे काफी ऊपर जाता है जल का कॉलम। तो अब ये क्योंकि पूरे ओशन फ्लोर में डिस्टरबेंस हो जाता है, जब डिस्टरबेंस हो जाता है जल का कॉलम काफी नीचे से आता है और डिस्टरबेंस हो जाता है, तो ये यहाँ पे वेव जनरेट हो जाते हैं। अब ये जब नीचे गिरता है ऐसे ऐसे, तो लहरें उत्पन्न हो जाती हैं ऐसे, फिर ये ओशन तट की तरफ जाती हैं धीरे धीरे करके। तो जब सबसे जो मुख्य कारण है इसमें, मुख्य कारण वो है सबडक्शन या अर्थक्वेक, सबडक्शन के कारण अर्थक्वेक, मतलब क्षेपण के कारण अर्थक्वेक। 72% दुनिया की सुनामी अर्थक्वेक के कारण आती है। 10% वोल्केनो के कारण आती हैं, वोल्केनो के कारण, जहाँ पे हलचल ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होते हैं सी फ्लोर में, मतलब सी फ्लोर में हलचल उत्पन्न हो, कारण कुछ भी हो। और तीसरा, जैसे मड स्लाइड हुआ, बड़ी मात्रा में मलबा समुद्र के अंदर आए, मड स्लाइड, या ग्लेशियर टूटे, ग्लेशियर के टूटने से, ब्रेकिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के टूटने से। इसके अलावा मीटियोराइट्स, मीटियोराइट्स मीटियोराइट्स एक होता है मीटियोर, एक होता है मीटियोराइट्स। जैसे ये एस्टेरॉइड के ही भाग हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं उसके ही टुकड़े होते हैं, एस्टेरॉइड्स के ही भाग होते हैं, क्षुद्र ग्रहों के भाग होते हैं। अब क्या करते हैं, ये रोल करते रहते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ आते हैं, तो जो जो एस्टेरॉइड के ऐसे भाग जो जल नहीं पाते एटमॉस्फेयर में और अर्थ तक आ जाते हैं या समुद्र में गिरते हैं, उसको मीटेओराइट्स बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। और जो जल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं मीटियोर्स। तो मीटेओराइट्स अगर ओशन में आते हैं तो उसके कारण भी
उसके कारण भी सुनामी आ सकती है। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट बहुत कम होता है, बहुत कम। सबसे मुख्य कारण अर्थक्वेक ही है। इसीलिए जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर का शेप थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे, मतलब कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का क्षेत्र के चारों तरफ का, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे सबडक्शन होता है बड़ी मात्रा में, इसीलिए यहाँ पे हमेशा सुनामी की स्थिति बनी रहती है। पैसिफिक ओशन के आप कभी न कभी न्यूज में सुनेंगे कि हाँ भूकंप आया, सुनामी की स्थिति देखी गई, मतलब हर दिन। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर में। तो ये सुनामी कॉन्सेप्ट था। अब जैसे ओशन में, ओशन में दो प्रकार से जो वाटर की, ओशन वाटर की दो प्रकार की गति होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो इसमें तो जो आता है जैसे टाइड आ गए, ओशन टाइड या अपवेलिंग आ गई, और इसमें क्या आ गया जैसे ओशन करंट, ओशन करंट और ओशन वेव्स, ओशन वेव्स। लेकिन जैसे मैंने कहा सुनामी में, सुनामी में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, मतलब वर्टिकली भी पाई जाती है, दोनों प्रकार के, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल दोनों। एक टाइम जब ऊपर, जब जहां से जल का कॉलम ऊपर उठता है वहां पे वर्टिकल, और बाद में जब ये तट की तरफ जब पहुंचने लगते हैं तो क्षैतिज। तो सुनामी में दोनों प्रकार की लहरें पाई जाती हैं, दोनों प्रकार की, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। अब ये जब जब डीप ओशन में, जब डीप ओशन में ये 1 मीटर का अगर हाइट होता है इनका, क्रस्ट का हाइट 1 मीटर होता है इनके, तो इनको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। जब ये तट के करीब आने लगते हैं तब डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 की जो सबसे बड़ी सुनामी आई थी, उसके बाद ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था एनडीए में, भारत में। जो 2004 की सुनामी आई थी उसके बाद ही जहाँ पे सबडक्शन जोन है, जहाँ पे क्षेपित क्षेत्र है, क्षेपण वाला क्षेत्र है, उनको मैपिंग करना शुरू कर दिया लोगों ने, मैपिंग करना शुरू कर दिया। उसका कारण ये था कि जो बर्मीज प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट क्षेपित होने लगी, उसके कारण सुमात्रा के पास 9.3 तीव्रता का भूकंप आया, तीव्रता का मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। उसके कारण सुनामी जनरेट हुई, और ये इससे 17 देश प्रभावित हुए थे, 17 देश। इसका प्रभाव अफ्रीका के पूर्वी तट तक, अफ्रीका के पूर्वी तट तक देखा गया, पूर्वी तट तक देखा गया। और इसमें 2 लाख लोगों की जान गई थी, 2 लाख लोगों की जान। तो इसका कारण था, क्षेपण ही था कि इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट, इंडियन प्लेट क्षेपित होने लगी थी बर्मीज प्लेट के नीचे, बर्मीज प्लेट। और ये सुमात्रा के पास बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो इसके कारण सुनामी की उत्पत्ति हुई थी। अब इतना, क्योंकि पहले तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते, डिटेक्शन में डिटेक्ट करने में दिक्कत होती है, और इतना कम समय मिलता है, कम समय मिलता है कि तकनीकी प्रॉपर सुनामी को, अगर अगर 20-25 सेकंड भी अगर पहले डिटेक्ट हो जाती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बच सकती है। तो इसीलिए अब तकनीकी जैसे डार्ट आने लगा, DART, डीप ओशन, जो एक तरीके से सुनामी मैपिंग के लिए कैसे डीप ओशन में सुनामी रिपोर्ट की जा सकती है, डार्ट, बायस, BUOYS। अब ये, और इसके अलावा जो इंडिया का हैदराबाद का इंकोइस है, उसने भी ITEWS
IT, इसका मैं नाम एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ITEWS, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब अब काम कर रहे हैं। इनको, इसका ये हैदराबाद का है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये काम कर रहे हैं सुनामी अर्ली वार्निंग के लिए। जैसे एक तो सी फ्लोर में हलचल को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ओशन है, ये ओशन फ्लोर है और ये नीचे तली है, यहाँ पे कोई डिवाइस लगा देंगे, डिवाइस, और इधर भी डिवाइस लगा देंगे ऊपर। अब ये अगर इधर हलचल होगी तो ये यहाँ पे इसको सूचना दे देगा, सूचना दे, ये होगा, जुड़ा रहेगा सैटेलाइट से। तो ये सैटेलाइट से जुड़ा रहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको पहले सूचना दे देती हैं। अब ये क्या करेगा, ये इससे डेटा सेंटर को सूचना दे देगा और इससे डिटेक्ट हो जाएंगे। तो अब 2004 के बाद जान माल की उतना नुकसान नहीं हुआ है 2004 के बाद से। उसमें तो क्योंकि 2 लाख लोग से ज्यादा मरे थे। तो ये पूरा सुनामी के बारे में था कि क्वेश्चन भी यही था कि ये सुनामी के विशेषताओं, कारणों, सुनामी की विशेषताओं, कारणों एवं प्रभावों का विवेचन कीजिए। डिस्कस, डिस्कस मतलब ना कि आप सीधे सीधे एक्सप्लेन करते हुए लिखते जाइए, एक्सप्लेन करना है आपको सीधे सीधे। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी विथ एग्जांपल। अब इसको ये देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इस पार्ट को हम लोग बनाएंगे, इसको मेन बॉडी बनाएंगे, सॉरी, इसको बनाएंगे इंट्रोडक्शन। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इंट्रोडक्शन बनाएंगे। तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन ये है कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट या हार्बर। मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पे TSU को जापानी भाषा का बता सकते, मतलब अलग अलग कर सकते हैं इसको। तो सुनामी, TSUNAMI जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट या हार्बर की ओर आने वाली लहरें। सुनामी 300 से 1000 किमी लंबी समुद्री लहरें होती हैं जिनका विकास समुद्र में अत्यधिक हलचल के कारण होता है। ये भूमिका हो गई हमारी। अब क्योंकि विशेषताएं पूछा है तो विशेषताएं देख लेते हैं। सुनामी लहरें समुद्र के अंदर हलचल का परिणाम है, जबकि हमने देख लिया है। जबकि सामान्य समुद्री लहरें प्रचलित पवनों के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रचलित पवनों के कारण जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं उनका प्रभाव उतना नहीं होता। जब बड़े लेवल पर हलचल होती है समुद्र में तब सुनामी आती है। तो सुनामी महासागरों में क्षैतिज गति है लेकिन शुरुआत लंबवत होती है। जैसे मैंने कहा कि ये जल का कॉलम ऊपर उठता है, उसके बाद आगे बढ़ती है ग्रेविटी के कारण। उसके बाद तीसरा पॉइंट है खुले समुद्र या विस्तृत महासागर ओपन सी में गहराई अधिक होने के कारण की ऊंचाई कम होती है, लेकिन जब ये तट की ओर आती है ऊंचाई बढ़ जाती है। यही प्रक्रिया सोलिंग कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि क्यों वो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है तट की तरफ, यह प्रक्रिया सोलिंग कहलाती है। ऊंचाई कम होने के कारण इनको पहचानना कठिन होता है। विस्तृत समुद्र में इनकी गति अत्यधिक बढ़ जाती है, यह 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। समुद्र में, अब यहाँ पे एक ऐसे चित्र बना देंगे, प्लेट 1, प्लेट 2, जब कारण बताएंगे तो सबडक्शन का, और यहाँ पर ऐसे एक और चित्र बना देंगे सुनामी कैसे सोलिंग इफेक्ट को दिखाते हुए। ये कैसे जब तट की तरफ जाती है तो इसका क्रेस्ट बढ़ता जाता है, एम्पलीट्यूड। अब कारण, समुद्र तल में भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, परमाणु परीक्षण, ग्लेशियर्स का टूटना, मेटेओराइट्स और उल्कापिंड के समुद्र में गिरने से, समुद्र में बृहद मलबा मडस्लाइड के प्रवाह से। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सुनामी का सबसे प्रभावी कारण समुद्र में आने वाले भूकंप है। लगभग 72% सुनामी संबंधित घटनाओं का जन्म भूकंप के कारण होता है। यह होता है मुख्यतः जहां दो प्लेटें अपसरण या क्षेपित होती हैं, वहां पे भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। इसीलिए अधिकांश सुनामी की घटनाएं रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में होती हैं। यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट क्षेपित होती है। भूकंप के कारण उठने वाले जल स्तंभ सुनामी को जन्म देता है।
अब प्रभाव 26 दिसंबर 2004 को, मतलब उदाहरण के साथ दिखाना तो ये आप इसे एग्जाम्पल बता सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 की को सुमात्रा के पास इंडियन प्लेट का भारतीय प्लेट के इंडियन प्लेट का बर्मीज प्लेट होगा यहाँ पे, बर्मा प्लेट के नीचे क्षेपण से 9.3 तीव्रता का भूकंप आया और 17 देशों में व्यापक जनधन की हानि हुई। इसका प्रभाव अफ्रीका के पूर्वी तट तक था। इसी प्रकार रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष हजारों सुनामी घटनाएं देखी जाती हैं। ये हो गया मुख्य भाग प्रश्न का। अब निष्कर्ष। अतः सुनामी के प्रभाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सबडक्शन जोन्स की मैपिंग, जैसे अब तो मैपिंग होने लगी 2004 के बाद से, या डार्ट वायस DART पोषण रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, और इंकोइस की, जो हैदराबाद की इंकोइस है, द्वारा संचालित ITEWS इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम महत्वपूर्ण है। साथ ही समुद्री क्षेत्रों या तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की जागरूकता अपेक्षित हो जाती है। अगर आप ये सब लगा दिए, ये सब सिस्टम लग गया अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी जागरूक नहीं है, तब भी इसके बुरे परिणाम मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया। बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके शोलिंग इफेक्ट वगैरह को समझना जरूरी होता है। तो ये जो लोग मेंस लिख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।